हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं एक तो छोटी सी सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी मैंने उसमें ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन मैंने उसको रोटेट करना भूल गया स्क्रीन को, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी टेक्स्ट थे लिखा हुआ जो भी था वो विजिबल नहीं हो पाया। ठीक है, आज वही हमारी बुक चल रही है। बुक का नाम क्या है? थिंक लाइक अ मॉन्क, ठीक, रिटन बाय जे शेट्टी। सो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक में आपको पीस ऑफ माइंड इसके बारे में सीखने को मिलेगा कि दिमाग शांत कैसे रखा जाए, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उसमें फॉरगिवनेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, माफ़ करने के क्या क्या एक चरण होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो कैब पार्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ग्रामर की हेल्प से मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पे हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनकारी, मतलब जिसमें चेंज आ रहा हो, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, बहुत बड़ा एक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, सो पहले इसमें जो लेवल है वो है ज़ीरो। अब ज़ीरो लेवल क्या है? आई डू नॉट फॉरगिव यू नो मैटर वॉट। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता हूँ चाहे कुछ भी हो। नो मैटर वॉट का मतलब चाहे जो भी हो, इस तरीके से। आई डू नॉट फॉरगिव यू, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, डू और मेन वर्ड नॉट एक्शन। सो आई डू नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता हूँ नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे एंगर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड है कंडीशनल, मतलब कोई शर्त है। कंडीशनल मतलब कोई शर्त है। वहाँ पे क्या शर्त है? इफ़ दे अपोलोजाइज देन आई विल, ठीक है। सो इफ़ दे अपोलोजाइज, बेसिकली जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इफ़ दे विल। लेकिन मैंने बताया हुआ है कि अगर फ्यूचर का सेंटेंस होता है उसमें इफ़ का यूज़ हो रहा है तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनाते हैं। सेम यहाँ पे किया हुआ है, इफ़ दे अपोलोजाइज। तो सेंटेंस जो बनाया हुआ है, ये सेंटेंस बनाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, ठीक है। सो इफ़ दे अपोलोजाइज देन आई विल, वॉट, इसमें जो देन आई विल है इसमें इसका मतलब क्या है? मतलब तब मैं माफ़ कर दूंगा, वो वाला सेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्शन को दोबारा से नहीं लिखा गया है, अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओनली देन, सिर्फ तभी, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, वो कंडीशन है सिर्फ तभी, अगर जब वो मुझसे माफ़ी मांगे माफ़ कर दूंगा। सो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो नीचे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल का देखिए मतलब होता है लेन देन, मतलब यहाँ पे एक लेन देन वाली बात आ रही है। तो ये जो एक कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल, कि यहाँ पे कुछ लेन देन वाली बात है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। थर्ड है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, मतलब यहाँ पे परिवर्तन वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। ब्रैकेट में जो एशनल लिखा हुआ है मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल वाला जो सेंस है उसी को कंप्लीट करने के यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आई फॉरगिव यू एंड एक्सपेक्ट नथिंग बैक, ठीक है, कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आई फॉरगिव यू एंड एक्सपेक्ट नथिंग बैक। अब जो ये एंड एक्सपेक्ट नथिंग बैक है, ये भी पूरा सेंटेंस यही होना चाहिए था, एंड आई एक्सपेक्ट नथिंग बैक, लेकिन डूअर को दो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही फॉर्म में आ रहा है, दोनों सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हैं। सो जो एक्सपेक्ट के अंदर यहाँ पे भी आपका डू छुपा हुआ है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कोई उम्मीद रखना, ठीक है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता सो डोंट एक्सपेक्ट आ जाता, ठीक, लेकिन डू और दो दो बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर जो नीचे लिखा हुआ है गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है देखो अच्छाई, कि मतलब यहाँ पे आपकी अच्छाई डेवलप हो रही है, ठीक है, अच्छाई आ रही है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और कोई बात नहीं, माफ़ी मांगो मत मांगो, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। लास्ट हमारा लिखा हुआ है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब बिना किसी शर्त के, कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है आई फॉरगिव यू नो मैटर व्हाट यू डिड, ठीक है। सो आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, नो मैटर वॉट यू डिड। अब जो वॉट यू डिड है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, लेकिन जो डू है मतलब वॉट, यहाँ पे जो भी तुमने किया, सो एक्शन है यहाँ पे करना, डू के अंदर डिड छुपा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस तो सिंपल है, तो डू के अंदर डिड छुपा हुआ है, और डू की सेकंड फॉर्म आई है, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पे बना आई फॉरगिव यू नो मैटर व्हाट यू डिड। अब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटली। सेंटली का मतलब क्या होता है? पुण्य का काम, एक पुण्य वाली बात होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा पुण्य है वो आ गया कि हाँ हमारे अंदर एक बहुत अच्छा एक पुण्य वाली चीज़ आ रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है पीस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग की जो शांति है, ठीक। तो वहाँ पे फॉरगिवनेस की क्या इंपॉर्टेंस है? सो फॉरगिवनेस हैज़ बीन शोन टू ब्रिंग पीस टू अवर माइंड, कि फॉरगिवनेस को दिखाया गया है कि वो हमारे दिमाग में शांति लेकर आती है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये है आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस है,
ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि दीवार को पेंट किया गया है, द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, सो फॉरगिवनेस हैज़ बीन शोन, फॉरगिवनेस को दिखाया गया है। किसने दिखाया है उस पर जोर नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम के ऊपर जोर है। फॉरगिवनेस हैज़ बीन शोन, फॉरगिवनेस को दिखाया गया है, माफ़ करने को दिखाया गया है, टू ब्रिंग पीस टू अवर माइंड, कि वो हमारे दिमाग में शांति लेकर आती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, ब्रिंग पीस टू अवर माइंड, ये आपका प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट, कि दिमाग में शांति लेकर आती है। ठीक, इस तरीके से। फॉरगिवनेस एक्चुअली कंजर्व एनर्जी, अब ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एक्चुअली का मतलब असल में, दरअसल। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, जोड़ के रखना, संभाल के रखना, वो वाला सेंस लेकर चलता है। सो फॉरगिवनेस एक्चुअली कंजर्व्स एनर्जी। अब कंजर्व के अंदर एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, फॉरगिवनेस को सिंगल एंटिटी के तौर पे यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे कंजर्व के अंदर एस लगा हुआ है, क्योंकि डस छुपा हुआ है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो फॉरगिवनेस डज नॉट कंजर्व एनर्जी, इस तरीके से बन जाएगा। सो फॉरगिवनेस जो होती है, माफ़ करना, क्षमा जो होती है, वो हमारी जो ताकत है, एनर्जी है, शक्ति है, उसको जोड़ के रखता है, उसको संरक्षित करके रखता है, उसको संभाल के रखता है। तो ये यहाँ पे सेंस बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस इज लिंक्ड टू अ स्लू ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग, फिर चलो पहले यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस इज लिंक्ड टू अ स्लू। ठीक है, ये हो गया। अब स्लू का देखिए मतलब क्या होता है। स्लू का मतलब होता है एक ग्रुप की बात कर रहे हैं जब हम होते हैं, एक नंबर ऑफ किसी चीज़ की, मतलब एक लार्ज नंबर की किसी बात कर रहे होते हैं, क्वांटिटी की बात जब हम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो स्लू ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट मतलब एक काफ़ी सारे हेल्थ इंप्रूवमेंट के काफ़ी सारी चीज़ें, इस तरह के नंबर्स ऑफ, जैसे हम यूज़ करते हैं ना, नंबर्स ऑफ, ग्रुप ऑफ, इस तरीके से स्लू ऑफ का भी यूज़ किया जाता है, स्लू ऑफ। ठीक, सो पहला जो सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस इज लिंक्ड। अब ये जो सेंटेंस है, इज लिंक्ड, ये है यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, और लिंक की फॉर्म चेंज की हुई है क्योंकि हुई हुई वाला सेंस आ रहा है। ये चीज़ मैंने अपने दूसरे चैनल पे कई बार बताई है कि अगर मैं बोलूँ कि मतलब हुई हुई, दिस वॉल इज पेंटेड, ये दीवार पेंट हुई हुई है, इस तरीके से एक सेंस जो लेकर चलता है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस इज लिंक्ड, वो जुड़ी हुई है, समझ रहे हो, जुड़ी हुई है, लिंक्ड। ठीक है, इस तरीके से। सो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं, फिर आया इज, क्योंकि सिंगुलर है, अब वो क्या है, जुड़ी हुई है, सो लिंक्ड। ठीक है, लिंक का मतलब जुड़ना, और जुड़ी हुई हो गया लिंक्ड। ठीक है, किस चीज़ से जुड़ी हुई है, टू अ स्लू ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, एक बड़े नंबर ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट्स के, हेल्थ इंप्रूवमेंट मतलब आपकी सेहत में जो इंप्रूवमेंट होगी, उसके काफ़ी सारी जो पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे नंबर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई है। इंक्लूडिंग, जोड़ते हुए, इंक्लूडिंग मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, इस तरीके से। इंक्लूडिंग fewer medications taken, better sleep quality, and reduce somatic symptoms including back pain, headache, nausea and fatigue। ठीक है, ठीक है, अब जहाँ पे शुरू से करते हैं, fewer medications taken मतलब कुछ ली हुई दवाइयाँ। ठीक है, टेक की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ली हुई, यहाँ पे भी उसका मतलब जा चुकी, ली जा चुकी, वो वाला, कि कुछ जो हमने दवाइयाँ ली हैं उनका जो असर है उस चीज़ को वो थोड़ा इम्प्रूव करता है। ठीक है, कि किसी को अगर मैं माफ़ कर दूं, और मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब है, फॉर एग्जांपल किसी की तबीयत ख़राब है और वो किसी से गुस्सा है, तो उसकी तबीयत और ख़राब होगी, चाहे दवाइयाँ खाते रहो। लेकिन अगर उसने दवाई खाई है और मन से वो शांत है, माफ़ कर दिया है, तो दवाई का जो असर है ना, वो भी तेज़ होगा। सो फीवर मेडिकेशन टेकन। ठीक है, फीवर नहीं बोलते हैं इसको, फीवर। ठीक, मतलब थोड़ी बहुत। बेटर स्लीप क्वालिटी, जो आपकी सोने की क्वालिटी है उसको अच्छा करना, बेटर स्लीप क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की नींद। एंड रिड्यूस सोमैटिक सिम्टम्स। अब यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है, यहाँ पे समझ में आता है सोमैटिक। अब एंड रिड्यूस्ड, कम हुई। ठीक है, कम हुई सोमैटिक सिम्टम्स। अब सोमैटिक का देखिए मतलब क्या होता है। सोमैटिक को अगर आप हिंदी में पूछो तो दैहिक, ये वर्ड निकलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हेल्थ में कोई भी इशू जो हो रहे हैं हमारे दिमाग की वजह से। ठीक है, मतलब ज़्यादा सोचने की वजह से, परेशान रहने की वजह से, गुस्से की वजह से जो हमारी फिजिकल हेल्थ में इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम, मतलब सोमैटिक इश्यूज़। अब सिम्टम का मतलब क्या है, लक्षण। ठीक है, सो सोमैटिक चीज़ की वजह से, किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो हमें प्रॉब्लम होती है, उनके लक्षण। एंड रिड्यूस्ड सोमैटिक सिम्टम्स, और ऐसे जो सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, ऐसे जो दैहिक
ऐसे जो दैहिक लक्षण होते हैं उनको वो कम करता है, इंक्लूडिंग इस चीज़ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग वाले इंक्लूड करते हुए क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे बैक पेन। कई बार होता है कि इंसान परेशान भी होना तो उसके कमर में भी दर्द हो जाता है, इंक्लूडिंग बैक पेन, हेडेक, ये तो कॉमन है ही, सर दर्द, ठीक है, बैक पेन, हेडेक। अब नौसी का मतलब क्या होता है, नौसिया का मतलब होता है जी मचलाना, ठीक है, जी मचलाना मतलब परेशान, वो वाली जी मचलता रहता है ना वो। एंड फटीग, अब फटीग का बेसिकली मतलब होता है थकान, लेकिन ये जो थकान होती है ना, ये दिमाग वाली थकान होती है। इस चीज़ के ऊपर ना मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर आप क्या करते हैं, आप स्क्रोल करते रहते हैं, अगर आप रील्स देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप नोटिस करो ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब इवोल्यूशनरी चेंज हुई हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले रेडियो होते थे, रेडियो पे लगा दिया, जो लगा दिया वही सुनना पड़ेगा, ठीक है। अखबार आता था, अखबार में आपको जो न्यूज़ मतलब जो अखबार है वही पढ़ना होगा। अगर आपने मान लीजिए टीवी में कोई मूवी लगा दी, अब मूवी के बीच में गाना आ रहा हो वो भी आपको देखना पड़ेगा, एड्स आ रहे तो आप चैनल चेंज कर सकते हो, तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उससे पहले तो एक दो चैनल्स ही आते थे, आपको वही देखने पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ऑप्शंस हमारे सामने आते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे ऑप्शंस आते जा रहे हैं, तो लोगों की जो क्या बोलते हैं, मतलब उनकी झेलने की जो ताकत है, ठीक है, उनके जो पेशेंस लेवल है वो कम होता जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे यूट्यूब आया, अब यूट्यूब पे क्या है, हमें हर 10-15 मिनट में एक नई चीज़ चाहिए, नया एंटरटेनमेंट चाहिए। फिर आपका ये इंस्टाग्राम पे रील्स, टिकटॉक ये आ गई, यहाँ पे क्या है, आप स्क्रॉल करते रहो और यहाँ पे आपको हर सेकंड आपको नई नई चीज़ें दिखती रहेंगी। सो इस चीज़ की वजह से होता क्या है ना, हमारा दिमाग थक जाता है। आप 3-4 घंटे अगर कोई लगातार फ़ोन यूज़ कर लेता है ना, तो उसको आप नोटिस करना, आपको ऐसा लगेगा सुबह उठने के टाइम पे कि जैसे मैं कितना थका हुआ हूँ। सो इस कंडीशन को फटीग बोला जाता है कि हमारा दिमाग थक जाता है, चाहे मैं भाग दौड़ ना भी करूँ, लेकिन मेरा दिमाग थक जाता है। ये चीज़ ज़्यादा सोचने से भी होती है, अगर आपको स्ट्रेस है एग्ज़ाम का, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उससे भी ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फॉरगिवनेस की बात चल रही है, तो इन सब चीज़ों में ये इस चीज़ को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर हम किसी से गुस्सा हैं, हम माफ़ी नहीं कर रहे उसको, तो वो चीज़ दिमाग में चलती रहेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दिमाग वो चीज़ भी थकाएगी। लेकिन अगर हम माफ़ कर देते हैं तो ओवरऑल जो हमारा फटीग है, दिमाग की जो थकान है, वो भी कम होगी। तो इस चीज़ में ये समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये काफ़ी बड़ा है। फॉरगिवनेस ईजेस स्ट्रेस। ईज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, शांत कर देना, मरहम लगा देना, उस तरीके से। सो फॉरगिवनेस ईजेस स्ट्रेस। अब ईज के अंदर एस क्यू लगा हुआ है एंड में, वही डस छुपा हुआ है कि ये कम करती है, शांत करती है स्ट्रेस को, टेंशन जो स्ट्रेस होता है, परेशानी को, उसको। बिकॉज वी नो लॉन्गर रिसाइकिल दी एनर्जी थॉट्स, एंग्री थॉट्स, सॉरी, बिकॉज वी नो लॉन्गर रिसाइकिल मतलब दोबारा से उनको कोई चीज़ करना, दोबारा से वही काम करना। नो लॉन्गर का मतलब और ज़्यादा नहीं करना कोई काम। बिकॉज वी नो लॉन्गर रिसाइकिल, क्योंकि हम अब बार बार नहीं कर रहे हैं दी एंग्री थॉट्स, हम बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं एंग्री थॉट्स का, गुस्से वाले थॉट्स का, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया और उसने कॉल बैक भी नहीं करी, फिर उसका 3-4 दिन के बाद आ रहा है, आपको गुस्सा आ गया कि भाई तब क्यों नहीं, मैंने तो 10 बार कॉल की थी, ये है वो है, और उसके बाद आपने कॉल काट दिया। वो चीज़ दिमाग में चलती रहेंगी, ठीक है, उस टाइम भी चलेंगी, फिर शाम को अगर आप खाली बैठो तब भी वो चीज़ें आएंगी। सो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, कि वो चीज़ रिसाइकल होती रहेगी। किस चीज़ का रिसाइकल होगा, एंग्री थॉट्स का, गुस्से वाले जो आपको विचार आएंगे उस चीज़ का। बिकॉज वी नो लॉन्गर रिसाइकिल द एंग्री थॉट्स, क्योंकि अब जब मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है, मैंने फॉरगिवनेस दे दी, तो अब हम ज़्यादा नो लॉन्गर, अब हम और इससे ज़्यादा नहीं उन चीज़ को रिसाइकिल करेंगे, एंग्री थॉट्स को अपने दिमाग में, बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ठीक है। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होते हैं, कॉन्शियस माइंड आपका होता है सचेत और सबकॉन्शियस होता है आपका अचेत। मतलब जब आप लॉजिकली सोचते हो, आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, और कई बार क्या होता है, जैसे आपको ब्रश करना है, हाथ धोने हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ब्रश कहाँ करना है, मतलब कैसे ब्रश को करना है, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, सचेत और अचेत दिमाग, दोनों की बात चल रही है, बोथ द सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दैट स्ट्रेस्ड अस आउट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे दैट का मतलब जिन्होंने कर दिया था, दैट स्ट्रेस्ड अस आउट, जिन्होंने हमें परेशान कर दिया था, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, ये आपका पैसिव पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो दैट में यहाँ पे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को लिया गया है, डूअर यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है।
दैट स्ट्रेस्ड अस आउट इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब जिसने पहली बार में हमें टेंशन दे दी थी। तो देखिए पूरे सेंटेंस का फॉर्मेशन बताता हूँ, पूरे सेंटेंस का सेंस बताता हूँ। फॉरगिवनेस ईजेस स्ट्रेस, फॉरगिवनेस टेंशन को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, बिकॉज वी नो लॉन्गर रिसाइकिल द एंग्री थॉट्स, क्योंकि हम अब बार बार उन एंग्री थॉट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, दोनों हमारा सचेत और अचेत, दोनों उस लॉजिक में, दैट स्ट्रेस्ड अस आउट इन द फर्स्ट प्लेस, जिन्होंने पहली बार में हमें बहुत टेंशन दे दी थी। ठीक है, इनफैक्ट, ठीक है, इनफैक्ट साइंस शोज, साइंस दिखाती है, ठीक है, साइंस दिखाती है, तो यहाँ पे साइंस सिंगुलर एंटिटी है, शो के अंदर डस छुपा हुआ है। साइंस शोज, साइंस दिखाती है दैट की इन क्लोज रिलेशनशिप्स, जो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत ही नज़दीकी संबंध होते हैं, जिनमें देयर इज़ लेस इमोशनल टेंशन बिटवीन पार्टनर्स when they are able to forgive each others। so there का यूज़ किया गया है कि किसी चीज़ की यहाँ पे प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को बताया गया है। तो मैंने बताया कि जब भी हम ऐसी कोई बात करें, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की, कोई चीज़ है, उसकी बात करो, देयर का यूज़ करेंगे और उसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो देयर इज़ लेस इमोशनल टेंशन, कि इमोशनल टेंशन जो है, ठीक है, वो कम है बिटवीन पार्टनर्स के बीच में, when they are able टू फॉरगिव ईच अदर, कि जब वो एक दूसरे को माफ़ करने के लायक होते हैं, ठीक है, माफ़ करने योग्य होते हैं, माफ़ कर पाते हैं। सो व्हेन दे आर एबल टू डू समथिंग, जब वो कोई चीज़ कर पाते हैं, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस बना, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, व्हेन दे आर एबल, कि जब वो इस लायक हैं, किस लायक हैं, टू फॉरगिव ईच अदर, एक दूसरे को माफ़ करने के योग्य हैं, ठीक है। एंड दैट प्रोमोट्स फिजिकल वेल बींग्स, प्रमोट का मतलब उस चीज़ को बढ़ाना, उस चीज़ को प्रमोट करना, जैसे हम बोलते हैं। एंड दैट प्रमोट्स, और वो बढ़ाता है और अच्छी तरीके से आगे और उसमें अच्छा ही करता है। फिजिकल वेल बींग मतलब फिजिकली शारीरिक वेल बींग, कि शरीर से हम अच्छे हों, हमारे बीमारियां ना हो। सो वेल बींग का मतलब वो होता है किसी चीज़ में अच्छा करना, ठीक है। सो वो प्रमोट करता है हमारी फिजिकल वेल बींग को। इन अ स्टडी, एक स्टडी में पब्लिश्ड इन 2011, ठीक है। पब्लिश्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रकाशित जो किया गया। सो पब्लिश्ड इन, तो पब्लिश की हुई, तो ये एक पैसिव वॉइस में लिया गया है। इन अ स्टडी विच वॉज पब्लिश्ड, इस तरीके से पूरा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कंप्रेस्ड लैंग्वेज है। सो पब्लिश्ड की गई थी, जो प्रकाशित की गई थी इन 2011 के एडिशन में ऑफ द जर्नल पर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब जर्नल पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर 68 मैरिड कपल्स एग्रीड, मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, 68 मैरिड कपल्स, मतलब 68 शादीशुदा जोड़े, उन्होंने एग्री किया था, वो माने थे किसी बात पे। सो डिड एग्री आना चाहिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा है एग्री के अंदर और वो सेकंड फॉर्म बन गया है, ठीक है। 68 मैरिड कपल्स एग्रीड, मतलब 68 शादीशुदा जोड़े एग्री हुए, माने, टू हैव एन 8 मिनट टॉक, 8 मिनट की एक बात करने के लिए, ठीक है। 8 मिनट टॉक अबाउट अ रीसेंट इंसिडेंट, मतलब हाल ही के किसी इंसिडेंट के ऊपर, हाल ही की किसी घटना के ऊपर, ठीक है। वेयर वन स्पाउस ब्रोक द रूल्स ऑफ द मैरिज, जहाँ पे एक, मतलब स्पाउस का मतलब या तो पति या फिर पत्नी, जहाँ पे एक इंसान ने उसमें, ठीक है, ब्रोक द रूल्स, रूल तोड़े, ठीक है, नियम तोड़े। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक द रूल्स, जिसने नियम तोड़े ऑफ द मैरिज, शादी के। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 68 शादीशुदा जोड़ों ने एक पार्टिसिपेट करने में एग्री किया कि हम इसमें हिस्सा लेंगे, जहाँ पे उनको 8 मिनट बात करनी थी किसी ऐसे रीसेंट इंसिडेंट्स के ऊपर, जहाँ पे या तो पति ने या फिर पत्नी ने शादी का जो रूल है वो तोड़ा, मतलब कोई चीट किया या फिर कुछ भी ऐसी हरकत की जिस पर गुस्सा आया, ठीक है। द कपल्स देन सेपरेटली वॉच्ड रिप्लाईज ऑफ द इंटरव्यूज, ठीक है, इतना समझते हैं। द कपल्स देन सेपरेटली वॉच्ड, कि मतलब उन जोड़ों ने अलग अलग इंटरव्यूज़ को देखा, अलग अलग बैठ के इंटरव्यूज़ को देखा। वॉच की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वॉच्ड लगी हुई है, ठीक है। रिप्लेस ऑफ द इंटरव्यू, मतलब उन इंटरव्यू को जो दोबारा चलाया गया, तो उन कपल्स ने अलग अलग बैठ के बाद में उसको देखा। एंड रिसर्चर्स मेजर्ड देयर ब्लड प्रेशर, और जो रिसर्चर्स थे, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जो रिसर्चर्स थे, मेजर का मतलब नापना, उस मेजर की सेकंड फॉर्म लगी हुई मेजर्ड, उन्होंने नापा देयर ब्लड प्रेशर, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नापा। इन कपल्स वेयर द विक्टिम वॉज एबल टू फॉरगिव देयर स्पाउस, इन कपल्स मतलब जिन कपल्स में
वेयर जहाँ द विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसके ऊपर कोई चीज़ हुई, शुद्ध हिंदी में अगर मैं विक्टिम को बताऊँ, शिकार, मोहरा, मतलब जिसके साथ गलत हुआ। सो इन कपल्स, जिन कपल्स में वेयर द विक्टिम वॉज एबल, जहाँ पे जो शिकार था, जिसके साथ गलत हुआ, वो योग्य था टू फॉरगिव देयर स्पाउस, अपने स्पाउस को माफ़ करने के। मतलब जिस भी कपल में से किसी एक बंदे ने जिसकी गलती थी उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। तो विक्टिम वॉज एबल टू फॉरगिव देयर स्पाउस, जो शिकार था जिसके साथ गलत हुआ, वो योग्य था, वो लायक था, वो कर पाया, दूसरे को माफ़ कर पाया वो। बोथ पार्टनर्स ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड, दोनों जो पार्टनर थे उनका जो ब्लड प्रेशर था वो कम हुआ। अब यहाँ पे एपस्ट्रॉफी का एक रूल मैंने समझाया हुआ है, वही दोबारा आ गया तो मैं बता देता हूँ। प्लूरल में जब भी कहीं पे एस लगता है, सो वहाँ पे अगर आपको एपस्ट्रॉफी एस लगाना हो तो बस एंड में एपस्ट्रॉफी लगा दो, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे ना, जैसे मेंस, ठीक है, तो मेंस वैसे कुछ नहीं होता, MEN होता है, ठीक है। लेकिन अगर आदमियों का बताना हो तब एपस्ट्रॉफी एस लग जाएगा नॉर्मल MEN के बाद। लेकिन जहाँ पे ऐसा होता है बॉयज़, ठीक है, अब लड़कों को हम क्या बोलेंगे, BOYS, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस अगर लगाना है तो BOYS फिर एपस्ट्रॉफी एस, ऐसे नहीं लगाएंगे, सिर्फ BOYS और एंड में एपस्ट्रॉफी, दैट्स इट। सेम यहाँ पे क्या है, बोथ पार्टनर्स, दोनों पार्टनरों के, ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड, जो उनका ब्लड प्रेशर था वो डिक्रीज़ हुआ, कम हुआ। इंक्रीज़ मतलब बढ़ना, डिक्रीज़ मतलब कम होना, और डिक्रीज़ की जो सेकंड फॉर्म लगी हुई है मतलब कम हुआ था, ठीक है। ये पैसिव सेंटेंस है, उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ। इट जस्ट गोज़ टू शो दैट फॉरगिवनेस इज़ गुड फॉर एवरीवन। इट जस्ट गोज़, ये एक स्टेटमेंट है पूरा, मतलब इससे हमें ये पता चला, इसने ये चीज़ दिखाई। इट जस्ट गोज़, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे इट शोज़, इस तरीके से। सो इट जस्ट गोज़ टू शो, ये हमें ये दर्शाता है, ठीक है, ये हमें ये दर्शाने के लिए जाता है, तो गो के अंदर डस छुपा हुआ है, ठीक है। गोज़ टू शो दैट फॉरगिवनेस इज़ गुड फॉर एवरीवन, कि माफ़ करना सबके लिए अच्छा होता है, ठीक है, इज़ गुड फॉर एवरीवन। गिविंग एंड रिसीविंग फॉरगिवनेस बोथ हैव हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब माफ़ी देना या फिर माफ़ी को स्वीकार करना, ठीक है, बोथ हैव हेल्थ बेनिफिट्स, दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ रखते हैं, इस चीज़ में यहाँ पे एक्शन के तौर पे यूज़ किया गया है हैव, बोथ हैव हेल्थ बेनिफिट्स। व्हेन वी मेक फॉरगिवनेस अ रेगुलर पार्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है। सो व्हेन वी मेक फॉरगिवनेस, जब हम बनाते हैं, व्हेन वी मेक, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, डू छुपा हुआ है। व्हेन वी मेक, जब हम बनाते हैं, फॉरगिवनेस अ रेगुलर पार्ट, फॉरगिवनेस को, माफ़ करने को एक रेगुलर पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस, अपनी आध्यात्मिक जो हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस का अगर हम जब एक रेगुलर पार्ट बनाते हैं माफ़ करने को, वी स्टार्ट टू नोटिस, हम ये नोटिस करना शुरू करते हैं, ठीक है। वी स्टार्ट टू नोटिस ऑल ऑफ अवर रिलेशनशिप्स ब्लूमिंग, ठीक है। हम नोटिस करते हैं हमारे सारे जो रिश्ते हैं, सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको ब्लूम करते हुए, ब्लूम मतलब खिलना, ठीक है। हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे जो सारे रिलेशनशिप्स वो खिल रहे हैं, उनको हम खिलता हुआ नोटिस करते हैं। वी आर नो लॉन्गर होल्डिंग ग्रजेस, ठीक है। सो नो लॉन्गर का मतलब अब और ज़्यादा नहीं, ठीक। ग्रजेस का देखिए मतलब होता है शिकायत। सो वी आर नो लॉन्गर होल्डिंग, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कि अब हम और ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं शिकायतों को, ठीक है। देयर इज़ लेस ड्रामा टू डील विथ, मतलब अब किसी चीज़ की प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात करते हो, देयर का यूज़, कि अब बहुत ही कम ड्रामा है जिससे हमें डील करना है, जिससे हमें जो हमें झेलना है। सो देयर इज़ लेस ड्रामा टू डील विद, कि अब झेलने के लिए बहुत कम ड्रामा है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना। सो आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।